Hello everyone, how are you? So today we are going to discuss one of the most important part of class 11 physics, and it is your most awaiting heat. So we are going to start heat. Thermal properties of matter. Under properties of bulk matter. Thermal properties of matter. So let us see what we will discuss in this thermal properties of matter in this heat chapter. Basically, what is heat, concept of heat, and temperature, scales of temperature, and what is heat stroke. We will discuss this. So let us start our today's wonderful session. So first of all, concept of heat. Heat है क्या? Concept of it. You know, in many books it is written like that. Heat is a kind of energy which causes the sensation of hotness or coldness. Now the thing is that try to understand what is this heat basically. Here, suppose इसमें मुझे इतना गर्मी लग रहा है, right? Means what? Heat. This is at higher energy level, and my body is at lower energy level. Here the more amount of kinetic energy, and on my body less amount of kinetic energy, and so the kinetic energy transferring from this part to this part, from this to my body. जब ठंडा लगता है ना तो क्या करते हैं, हम आँख के सामने जाते हैं तो वो क्या है, हायर काइनेटिक एनर्जी लेवल में है, और मेरा बॉडी क्या है, लोअर काइनेटिक एनर्जी लेवल में है. तो क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होते फ्रॉम ए बॉडी एट फ्रॉम a higher energy level to a body at lower energy level, and this transfer of energy, सुनिए, this transfer of energy from a body at higher energy level to a body at lower energy level is known as heat. Heat is simply the transfer of energy. जैसे कि मान लीजिए ये मेरा राइट हैंड जो है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट कर रहे, तो ये ज्यादा वाइब्रेट कर रहे, इसके लिए इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो गया. या अगर लिक्विड है या गैस है, वहां पर क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, तो मे बी रोटेशनल मोशन के लिए, मे बी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, या वाइब्रेशनल मोशन के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाते तो ये मेरा राइट हैंड का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया. और जब भी मैं ये लेफ्ट हैंड का कांटेक्ट में लेके गया, लेफ्ट हैंड इज एट लोअर एनर्जी लेवल, जिसमें रोटेशनल मोशन या वाइब्रेशनल मोशन, मान लीजिए यहां पर वाइब्रेशनल मोशन ही हो रहा है, तो वाइब्रेशनल मोशन यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम है. और इसीलिए जब ये दोनों हाथ का एक साथ करता हो तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम राइट हैंड ट्रांसफर टू द लेफ्ट हैंड, एंड दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी एट हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इज नोन एज हीट. Understand? So heat is the transfer of energy from a body to another body, from higher energy level to lower energy level. मैंने एक बार भी टेम्परेचर का नाम अभी तक नहीं लिया, जस्ट मैंने डिफाइन किया व्हाट इज हीट. हीट इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी. कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. क्या है हीट? हीट जब एक बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाते, दूसरा बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कम होते, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी is nothing but simply it is nothing but heat. So heat is simply the transfer of energy, is a kind of energy, right? Clear? चलो, तो ये concept of heat था.
और भी अच्छे तरह से समझते हैं। ये कप ऑफ टी लिया, चाय का कप, तो कप ऑफ टी, तो इसमें अगर ये देखिए, ये मैं अगर यहां पर हाथ रखता हूं, इतना गर्मी लग रहा है ना, तो ये यहां पर लगा, मतलब इट्स हायर एनर्जी लेवल, और मेरा बॉडी क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। तो क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां से काइनेटिक एनर्जी कुछ यहां पर आ जाते हैं। या कप में अगर पकड़ता हूं तो क्या गर्मी लगता है, मतलब ये क्या हो रहा है कि मेरा बॉडी जो है यहां पर जब मॉलिक्यूल से ये लोअर एनर्जी लेवल में है, और जब मैंने इसका ऊपर टच किया वो तो हायर एनर्जी लेवल में था ना, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उस बॉडी से मेरा बॉडी में आ गया, और ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का नाम क्या है, हीट। अंडरस्टैंड ना? सो व्हाट इज हीट? इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि व्हाट इज हीट? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी किस लिए हो रहा है? तीन मोशन आता है कि रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। सो ये तीन मोशन के लिए क्या, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते एक सिस्टम का। अगर एक सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाते, दूसरा सिस्टम का एनर्जी कम है, तो क्या हो रहा है कि जब ये दोनों सिस्टम कांटेक्ट में आते तो क्या होता है कि एनर्जी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है, और इसी का नाम क्या दिया हमने, हीट। समझ में आ गया ना? चलो, ये जोल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। व्हाट इज जोल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट? ध्यान से सुनिए, ये एनर्जी आता कैसे, ये ट्रांसलेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन, ये वाइब्रेशनल मोशन, ये तीनों मोशन आते कहां से? इफ देयर इज वर्क डन, अगर वर्क डन नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है। मीन्स यू आर डूइंग वर्क डन, एंड दैट वर्क डन के लिए क्या हो रहा है कि रोटेशनल मोशन आ रहा है, वाइब्रेशनल मोशन आ रहा है, या ट्रांसलेशनल मोशन आ रहा है। सो ये ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन का पीछे क्या है, वर्क डन। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द वर्क डन देयर इज वाइब्रेशनल मोशन, देयर इज रोटेशनल मोशन, देयर इज ट्रांसलेशनल मोशन। और ये वर्क डन जितना भी ज्यादा होगा उतना ही ये रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा, और उतना ही काइनेटिक एनर्जी अगर हुआ तो हीट एनर्जी भी ज्यादा ही डेवलप होगा। अगर एक सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली वहां से एनर्जी भी ट्रांसफर ज्यादा होगा, हीट भी ज्यादा होगा। दैट इज मोर द वर्क डन, मोर विल बी द हीट। जितना भी वर्क डन करोगे वो ही वर्क डन क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स इफ यू आर डूइंग वर्क डन, मेरा बात सुनिए, ये समझो कि वर्क डन मैंने किया, सॉरी मैंने वर्क डन किया, ये वर्क डन किया, तो वर्क डन से मुझे क्या मिलेगा, तीन टाइप ऑफ मोशन, राइट ना? क्या क्या? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और क्या मिल रहा है, वाइब्रेशनल मोशन, और क्या मिल रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। और ये तीनों मोशन के लिए क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गया तो हीट भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब वर्क डन से हीट बढ़ रहा है, दैट इज वर्क डन एंड हीट आर रिलेटेड, एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क डन इज नोन एज जोल्स लॉ। जोल्स, यहां से जोल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आएगा।
तो मैं बार फिर से बोल रहा हूं कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू work done W directly proportional to amount of heat produced. W is directly proportional to Q. और एक सेकेंड, और ये जोल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, W proportional to Q और W is equal to एक कांस्टेंट दे दिया J. Here J is known as joules mechanical equivalent of heat. Okay, joules mechanical equivalent of heat. और J इक्वल टू क्या है, W बाई Q. W बाई Q. एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, अच्छा हाँ अभी क्लियर है ना, सॉरी. अभी क्लियर है, पहले प्रॉब्लम था. तो मैं ये जोल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है. तो मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन, क्या बोला, वर्क डन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और W इज इक्वल टू JQ और J इज इक्वल टू W बाई Q. ये J का नाम क्या है, J इज नोन एज मैकेनिकल joules mechanical equivalent of heat, known as joules mechanical equivalent of heat. If Q is equal to 1, J is equal to W. Hence, joules mechanical equivalent of heat is defined as the amount of work done to produce unit amount of heat. Unit amount of heat produce करने के लिए भी जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन का नाम क्या होगा, joules mechanical equivalent of heat. फिर से बोल रहा हूँ, joules mechanical equivalent of heat is defined as the amount of work done to produce unit amount of heat. To produce unit amount of heat, जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन को क्या कहा जाएगा, joules mechanical equivalent of heat. चलो अब समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर. ये कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है. क्या है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर है क्या, हीट जो प्रोड्यूस हुआ, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ, इसको मेजर करना पड़ेगा. दैट इज टू मेजर हीट, जो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, दैट इज योर टेम्परेचर. टेम्परेचर इज इंट्रोड्यूस्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट. अमाउंट ऑफ हीट का मेजर करने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस किया, टेम्परेचर. कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, कितना हाई टेम्परेचर में है, कितना लो टेम्परेचर में है, कितना काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुआ, कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, कितना एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हुआ, इसके लिए कितना राइज हुआ, कितना फॉल हुआ, ये मेजरमेंट जो करेगा, इट्स नथिंग बट टेम्परेचर. So temperature is used to measure the amount of heat transfer, to measure the amount of energy rise और फॉल, या टेम्परेचर हीट कितना राइज हुआ बॉडी में, कितना फॉल हुआ, ये मेजरमेंट करने के लिए, या डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस बोल सकते, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, ये मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे, इसका नाम क्या है, टेम्परेचर.
सो मैं ये भी कह सकता हूं टेम्परेचर इज नथिंग बट इफेक्ट, हीट इज द कॉज। और हीट का मेजर करने के लिए जो चाहिए वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर और हीट का बीच में समझ में आया ना क्या कंसेप्ट है दोनों का? कितना एक कॉज है, हीट तो एक बॉडी से दूसरा बॉडी में फ्लो हुआ, लेकिन कितना फ्लो हुआ ये मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए उसका नाम क्या है? टेम्परेचर। जैसे कि मेरा बॉडी में सपोज बुखार आ गया, तो बुखार आ गया तो मेरा बॉडी का एनर्जी राइज हो जाएगा। वो तब कितना आया बुखार हम मेजर करते थर्मोमीटर से ऐसा, तो ये जो मेजर कर दे कि इतना है, बोला कि हाँ ये मेरा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, 100 का ऊपर है, तो ये जो मेजरमेंट हुआ ना ये क्या है? टेम्परेचर। और इस बेचारे को मेजर करने के लिए हम यूज करते थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एंड ये ब्रांच का नाम है थर्मोमेट्री, जिस ब्रांच में हीट का मेजरमेंट किया जाता है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज नोन एज thermometry and the device which is used to measure temperature इसका नाम क्या है? थर्मोमीटर। तो चैप्टर ये जिस चैप्टर में जिस ब्रांच में टेम्परेचर हीट का मेजरमेंट होता है उसी का नाम है थर्मोमेट्री, और जो डिवाइस यूज किया जाता है इसका मेजर करने के लिए इसका नाम क्या है? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का डिफरेंट स्केल्स भी हम डिस्कस करूंगा 1 by 1। चलो, सो कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ये हीट और टेम्परेचर का बीच में कंपैरिजन क्या है, कैसे कंपेयर करते हैं? तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, देखो वो यहां से ये क्या किया जा रहा है कि मिल्क को लिया जा रहा है, ये फेनोमेनन है। तो हीट इज ए फेनोमेनन, मिल्क लिया जा रहा है और फिर मिल्क को मेजर किया जा रहा है कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो ये जो मेजरमेंट है ये क्या है? टेम्परेचर। और ये क्या है? हीट। एक सेकेंड, ये क्या है कि मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये है तुम्हारा कॉज, ठीक है ना? ये मिल्क लिया जा रहा है कि, और इसको कितना अमाउंट ऑफ मिल्क लिया तुमने, ये क्या है? मेजरमेंट। इसका नाम क्या है? इफेक्ट। इसको मैं कह सकता हूं कॉज, और ये क्या है? इफेक्ट। ये इफेक्ट है, और ये इफेक्ट जो हीट जो है ये क्या है कि हीट क्या है? कॉज, और ये क्या है? टेम्परेचर क्या है? उसका इफेक्ट। समझ में आया ना? सो कितना काइनेटिक एनर्जी बॉडी में डेवलप हुआ, ये बॉडी से कितना काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हुआ, एनर्जी एक बॉडी से कितना बॉडी में ट्रांसफर हुआ, दूसरा बॉडी में कितना ट्रांसफर हुआ, ये क्या है? तुम्हारा हीट। और एवरेज जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप हुआ उसका मेजरमेंट का नाम क्या है? टेम्परेचर। तो 1 2 3 याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूं 1 2 3। What is heat? Heat is nothing but heat is a kind of energy which causes the sensation of hotness या coldness। hotness, coldness, ये क्या है? heat। और कितना हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, नंबर 1 समझ में आ गया। फिर से मैं बोल रहा हूं कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है, ये क्या है? कि टेम्परेचर। और हॉटनेस और कोल्डनेस जो फेनोमेनन आया, गर्म हो गया ठंडा हो गया, ये फेनोमेनन का नाम क्या है? हीट है। ठीक है, और इसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए उसका नाम क्या है? टेम्परेचर है। नंबर 2, हीट इज ए कॉज, टेम्परेचर इज द इफेक्ट। सो कितना काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हुआ, वो क्या है? हीट। और एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी में डेवलप हुआ इसका नाम क्या है? टेम्परेचर। उसी का मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। चलो
No. Scales of temperature. So many scales of temperature. देखो scales of temperature, जैसे कि मेजरमेंट का भी डिफरेंट सारा यूनिट होता है कि जैसे कि CGS सिस्टम, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, कितना सारा सिस्टम्स है। तो यहाँ पर भी हीट मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स है। सो 1 2 3 4 5 स्केल आ जाएंगे। जैसे कि हम 2 स्केल नॉर्मली यूज करते हैं, एक कहते हैं सेल्सियस स्केल और एक कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड स्केल है उसका नाम है केल्विन स्केल और यूज होता है र्यूमार स्केल। सो बहुत सारा स्केल है, एक एक करके हम डिस्कस करूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारा स्केल लिया जाता है। तो स्केल आप देखो कि 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर ये एक स्टैंडर्ड है। 1 मीटर 1 फुट भी एक स्टैंडर्ड है। सो बहुत सारा स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसे यहां पर भी स्टैंडर्ड स्केल लिया गया। चलो ये डिस्कस करते हैं जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है। यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ये बॉइलिंग वाटर, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इसका में तू जा, यहाँ पर जा, डिस्टर्ब मत कर। हाँ यहाँ पर रख दिया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये देखो सेल्सियस स्केल है। ये क्या है? सेल्सियस स्केल है। और सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब आइस पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जो स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट इज मार्क्ड एज 100 डिग्री सेल्सियस। सो ये देखो मैं 2 मार्क कर दिए यहां पर। केल्विन सेल्सियस स्केल इज द वन, सेल्सियस स्केल इज द वन एट व्हिच आइस पॉइंट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट इज मार्क्ड एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑब्वियसली डिवीजन कितना होगा? 100 डिवीजन होगा। डिवीजन कितना है? 100 डिवीजन। इसमें कितना डिवीजन है? 100 डिवीजन। चलो इसके बाद आता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट इज मार्क्ड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट इज मार्क्ड एज 212 फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब है इसका डिवीजन कितना हुआ? 180। इसका कितना डिवीजन हुआ? 180 डिवीजन आ गया। आइस पॉइंट इज मार्क्ड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्टीम पॉइंट इज मार्क्ड एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो डिवीजन कितना आया? 180। अब ये केल्विन स्केल। केल्विन स्केल इज द स्टैंडर्ड स्केल, साइंटिफिक स्केल, जिस स्केल हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स करने का टाइम में ये स्केल यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड स्केल है, जिसमें लोअर मोस्ट पॉइंट को 273.15 केल्विन लिया गया। मतलब 273.15 केल्विन इज नथिंग बट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नथिंग बट 273.15 केल्विन। तब जब भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है हम समझते हैं कि इसका केल्विन स्केल में कितना है? 273.15। और हम ये यूज भी करते हैं यूनिट कन्वर्शन के टाइम में, हम न्यूमेरिकल्स करने का टाइम में। और इसको 273 से 373 में चला गया। मतलब इसमें 100 बढ़ गया। कितना? 100। तो मतलब इसका डिवीजन कितना हुआ? 273 से 373, मतलब ये 100 डिवीजन हो गया। कितना? 100 डिवीजन। 100 डिवीजन, ठीक है। और फिर रैंकाइन स्केल, ये ज्यादा यूज नहीं होता रैंकाइन स्केल, फिर भी रैंकाइन स्केल उसमें क्या है कि लोअर मोस्ट पॉइंट या आइस पॉइंट जो है 491.67 रैंकाइन एंड जो अपर मोस्ट पॉइंट या स्टीम पॉइंट जो है ये 671.67, ठीक है, डिग्री रैंकाइन। तो 491 से 671 हो गया। और र्यूमर स्केल जो है वो आइस पॉइंट मार्क्ड एज 0 डिग्री र्यूमर एंड स्टीम पॉइंट इज मार्क्ड एज 80 डिग्री र्यूमर। मतलब इसका डिवीजन हुआ 80 डिवीजन। सो मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक बार सुन लीजिए, सेल्सियस स्केल इज द वन whose
ice point is marked as 0 degree Celsius, steam point is marked as कितना 100 degree Celsius. Then Fahrenheit scale whose lowermost point या ice point is marked as 32 degree Fahrenheit, steam point is marked as 212 degree Fahrenheit, divided into 180 divisions. Kelvin scale whose lowermost ice point is marked as 273.15 and steam point is marked as 373.15 and is divided into 100 division. And Reaumur scale is marked as ice point is marked as 0 degree Reaumur and steam point is marked as 80 degree Reaumur, divided into 80 divisions. और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का बात करें तो ये भी सुन लीजिए कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में होना है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी इससे अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, वो नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 100 का ऊपर हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ बुखार हो गया, तो वो 98 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और केल्विन में अगर बात करें तो ये 310.15 केल्विन और रंकाइन में ये, और तुम्हारा र्यूमर स्केल में 29.6 डिग्री र्यूमर। तो ये कंफ्यूज मत है, ये अगर 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है तो भी ठीक ही है क्योंकि ये सेल्सियस स्केल में है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वो फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो बेसिकली वो दो स्केल यूज होता है। तो हमारा ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि ये स्केल से ये स्केल में लेकर जाओ, ये स्केल से ये स्केल, ये स्केल से ये स्केल, बहुत सारा यूनिट कन्वर्शन आता है। और बात करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट व्हिच द गैस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ पर सभी स्केल का एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू लिखा है। एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां पर मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन वो स्टॉप हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स और मूव नहीं करता, मतलब ये इस लोअर मोस्ट पॉइंट इसके नीचे और टेम्परेचर लेके नहीं जा सकते हैं, ये लोअर मोस्ट वैल्यू है। तो ये अगर सेल्सियस स्केल का बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब -1 डिग्री, 2 डिग्री, -3 डिग्री, -5 डिग्री, -273.15 में चला गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू, और इसको 0 केल्विन कहते हैं। ये 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट स्केल, ये एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है उसी टेम्परेचर में गैस मॉलिक्यूल का मोशन क्या हो जाए, या मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या हो जाते, स्टॉप हो जाते। तो ये है तुम्हारा एब्सोल्यूट जीरो का कंसेप्ट। हो गया ना। चलो ये तीनों का बीच में, तीनों चारों का बीच, पांचों का बीच में भी रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन भी लिख लूंगा। देखो न्यूमेरिकल्स करने के रिलेशन चाहिए तो रिलेशन ये है, देख लीजिए एक बार। ये मैं बोला कि ये सेल्सियस स्केल में डिवीजन कितना है 100, फ़ारेनहाइट में डिवीजन कितना है 180, र्यूमर में डिवीजन कितना है 80 और केल्विन में 100 डिवीजन। ठीक है, कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, TC, इसका ले लो TF, इसका ले लो TR, इसका ले लो TK। लोअरमोस्ट आइस पॉइंट इसमें क्या है 0 डिग्री सेल्सियस 0, इसमें क्या है 32, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 273.15। तो हमने ये कर दिया। तो इससे आएगा आपका रिलेशन, बहुत सारा रिलेशन। अगर तुम सेल्सियस में से फ़ारेनहाइट में लेके जाना है तो ये रिलेशन यूज करो, फ़ारेनहाइट से र्यूमर में लेके जाना है ये यूज करो, सेल्सियस से र्यूमर में लेके जाना है ये यूज करो, र्यूमर से केल्विन में लेके जाना है ये यूज करो, केल्विन से फ़ारेनहाइट में लेके जाना है तो ये यूज करो। तो ऐसे तुम यूज करना पड़ेगा रिलेशन, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स करने के लिए। कोई बुक में ये भी रहता है कि TC/100 इज इक्वल टू TF माइनस 32/180। फिर क्या करते, इसको 0 कर दो और TC/5 इज इक्वल टू TF माइनस 32/9 हो जाएगा शायद, हाँ 5 और ये क्या हो गया 9। तो ये आ गया एक रिलेशन, TC इज इक्वल टू 5/9, TC इज इक्वल टू क्या होगा 5/9 TF
-32। ये बुक रिलेशन भी बहुत बुक लिखते हैं। तो ये सारा बहुत सारा रिलेशन आता है, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का बीच में रिलेशन, और भी ऐसा बहुत सारा रिलेशन हम ये रिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ना? चलो अभी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप देखिए कि ऐसा एक पॉइंट है, यहां पर मैंने ये पॉइंट ड्रॉ करके दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसमें तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे, वाटर भी, स्टीम भी और आइस भी। और इसीलिए वाटर का तीनों फेज, आइस भी, वाटर भी, स्टीम भी, तीनों एग्जिस्ट कर रहे इसी पॉइंट में। और इसी पॉइंट का नाम क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि ये तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे, और इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर है 0.06, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रेशर और इसी टेम्परेचर में तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, और जिसका नाम क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। समझ में आ गया? चलो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से करके दे देना। एक क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल? व्हाई? ये दे देना एक। और द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड बाय 8 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज ऑन द केल्विन स्केल? ये दोनों क्वेश्चन करके देना है। और फिर हीट स्ट्रोक क्या है? तो हीट स्ट्रोक, कभी कभी हम नाम सुनते हैं कि हाँ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो अभी कोई बच्चे अभी जिम करते, वर्कआउट करते, एक्सरसाइज करते, तो जो इंस्ट्रक्टर होते वो एडवाइस करते कि पानी पीने के लिए। बहुत सारा टाइम में ये देखा गया, जब एक्सरसाइज करते तब क्या होते कि हमारा बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और पसीना निकालते हैं बॉडी से। तो ये है कि हमारा बॉडी का क्या हो जाता है कि हीट जनरेट होता है, वार्म अप हो जाते हैं। तो जिम में भी इसको भी कहते हैं कि वार्म अप कर। तो क्या होता है कि हीटेड अप होते हैं। सो हीटेड अप होने से प्रॉब्लम भी होता है। सो बहुत सारा प्रॉब्लम एराइज होता है। देखा गया स्टेटिस्टिक्स कि मैक्सिमम लोगों का स्ट्रोक हो जाते, हीट स्ट्रोक जिसको कहते कि ज्यादा हीट डेवलप्ड होने से बॉडी में, और ये प्रॉब्लम ब्रेन तक पहुंच जाता है और बहुत सारा टाइम में स्ट्रोक होता है। तो ये हीट स्ट्रोक जो है, इससे बचने के लिए इंस्ट्रक्टर जैसा बोले ऐसा ही करना है कि जिम करे, एक्सरसाइज करे, रनिंग करे, स्विमिंग करे, जो भी है। बहुत सारा टाइम में स्विमिंग में भी स्ट्रोक हो जाते, जब एक्सरसाइज कर दे तब भी उसका सडनली प्रॉब्लम एराइज हो जाते। तो ये सारे प्रॉब्लम का पीछे ये हीट स्ट्रोक है। सो हीट स्ट्रोक समझना है, और ये हीट फेनोमेनन के साथ ही रिलेटेड हो जाते हैं कि हमारा बॉडी में भी काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया तो क्या हो जाते कि ये प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो इसको से बचना है, तो इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। विल कम ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू टॉपिक जो है थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।